भीख मांगने वाली औरत की गूंगी बेटी के साथ रात में मेरा बेटा क्या करता था, सच जानकर मेरे होश उड़ गए। क्योंकि मेरा बेटा तो, मेरा नाम ललतेश है। मेरी कहानी दुखों से भरी हुई है। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे जैसा मेरे साथ हुआ। मैं एक 40 साल की औरत हूँ। मेरी शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। शादी के 8 साल बाद ही मेरे पति इस दुनिया से मुझे छोड़कर चले गए। मेरे पास एक बेटा भी है जिसका नाम सचिन है। जब मैं शादी करके अपनी ससुराल आई थी तब मेरी ससुराल में मेरे पति के अलावा कोई और नहीं था। लेकिन फिर एक दिन मेरे पति मुझे भी अकेला छोड़कर चले गए। मैं तो अपने इस बच्चे के सहारे ही जी रही थी। सचिन मेरा इकलौता बेटा है। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। देखते ही देखते मेरा बेटा जवान हो गया और उसकी शादी की उम्र हो गई। मैंने उसकी शादी के बारे में सोच लिया कि अब उसकी शादी कर दी जाए। वैसे भी मैं अकेली ही थी, सारे घर का बोझ मुझ पर ही था। मैंने अपने बेटे से कहा, मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारी शादी कर दी जाए। मेरे बेटे की ख्वाहिश भी बड़ी अजीब थी। वो चाहता है कि उसकी शादी एक गूंगी लड़की से हो, लेकिन ये तो नामुमकिन है। मेरा बेटा देखने में बहुत ही खूबसूरत, मेहनती और एक सादा मिजाज का लड़का है। मैं तो अपने बेटे की जिद से अब तंग आ चुकी थी। मैं जब भी उससे कहती कि मैं तुम्हारी शादी के लिए लड़की की तलाश कर रही हूँ जो बहुत खूबसूरत है, तो मेरी बात सुनकर मेरा बेटा कहता, मुझे खूबसूरत लड़की नहीं चाहिए, मुझे एक गूंगी लड़की चाहिए। मैं गूंगी लड़की को ही अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। मुझे लगा शायद मेरा बेटा मुझसे मजाक कर रहा है, इसलिए मैंने उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने एक लड़की पसंद कर ली थी, मगर जब मैंने उसे उस लड़की की तस्वीर दिखाई तो वो कहने लगा, माँ क्या ये लड़की गूंगी है? मैं उसकी ये बात सुनकर बहुत हंसी थी और बोली, नहीं बेटा, ये लड़की तो बहुत प्यारी है, इसकी आवाज़ तो बिल्कुल कोयल के जैसी है। तो मेरा बेटा अचानक ही गुस्से में आ गया और गुस्से में बोला, माँ आप मेरा और अपना वक्त ज़ाया मत कीजिए। मैंने जब कह दिया कि मुझे गूंगी लड़की से ही शादी करनी है तो फिर आप मेरी बात क्यों नहीं मान लेती? अब मैं चौंक गई थी। क्या ये सच है जो मेरा बेटा कह रहा है? मेरे बेटे की यही मर्जी थी कि मैं उसकी शादी एक गूंगी लड़की से करूं। मैंने सचिन से कहा, सचिन ऐसी भी क्या बात हो गई कि तुम्हें गूंगी पत्नी चाहिए? वो कहने लगा, माँ मैं तो शादी ही नहीं करना चाहता हूँ। मुझे औरतों की जुबान के बारे में सब कुछ पता है। वो एक बार बोलना शुरू कर दे तो फिर उन्हें कोई चुप नहीं करवा सकता। मैं अपनी ज़िंदगी का ये सुकून बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं शादी ही नहीं करना चाहता, फिर भी आपकी खुशी के लिए शादी करने को तैयार हो गया हूँ, लेकिन मुझे गूंगी पत्नी ही चाहिए। मैं एक अजीब सी परेशानी में घिर गई थी क्योंकि मैं सचिन को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। वो शुरू से ही बड़ा अच्छा और सादा मिजाज लड़का था, हर वक्त गहरी सोच में डूबे रहने वाला, अपने काम से काम रखने वाला। उसने कभी बेवजह हंसी मजाक भी नहीं किया था, इसलिए अब मुझे उसकी बात पर यकीन आ गया था कि वो ये सब मजाक नहीं कर रहा है। उसकी हर बात पत्थर की लकीर होती थी। मैं बोली, सचिन बेटा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए कोई कम बोलने वाली लड़की तलाश कर लूँगी। वो कहने लगा, माँ आखिर गूंगी लड़की से शादी करने में क्या हर्ज है? क्या गूंगी लड़की इंसान नहीं होती? मैं बोली, बेटा ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम जानते हो कि अगर मैंने तुम्हारे लिए गूंगी लड़की ढूंढ ली तो लोग हम दोनों का मजाक उड़ाएंगे। वो कहेंगे कि बेटे में ना जाने किस चीज़ की कमी थी जो मैंने तुम्हारे लिए गूंगी लड़की ढूंढ ली। वो कहने लगा, माँ मैंने आज तक लोगों की परवाह नहीं की। मुझे लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ गूंगी लड़की से ही करूँगा। अब मैंने सचिन की जिद के आगे हार मान ली थी, मगर अब असल मसला ये था कि मैं इसके लिए गूंगी लड़की कहाँ से ढूंढती। मैं सचिन के इस फैसले पर राजी तो हो गई थी, लेकिन अब मैं परेशान थी कि आखिर मैं क्या करूं और ऐसी लड़की कहाँ से लेकर आऊं जो गूंगी हो। मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरे घर बहू आ जाए, क्योंकि मेरा एक ही बेटा था। मैं चाहती थी कि इसका घर अपने सामने ही बसा जाऊंगी, क्योंकि अब मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी।
मुझसे घर के काम भी नहीं होते थे। सचिन मेरी शादी के 1 साल बाद ही पैदा हो गया था। सचिन 7 साल का था जब उसके पिता का देहांत हुआ था। मैं भी जवान थी और खूबसूरत भी। मुझे लोगों ने मशवरा दिया कि मैं दूसरी शादी करके घर बसा लूं, मगर मैंने सचिन की वजह से कभी ये कदम नहीं उठाया। वैसे भी अपनी औलाद हर किसी को प्यारी होती है और मुझे भी मेरा बेटा बहुत प्यारा था, मगर मुझे सचिन से इस तरह का प्यार था कि मैंने उसके लिए अपनी खुशियां तक कुर्बान कर दी थी। मैंने यही सोचा था कि पता नहीं दूसरा पति मेरे बेटे को कभी अपना समझे भी या नहीं। अगर उसने मेरे बेटे को नहीं समझा तो फिर मैं क्या करूँगी। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मैं कभी दोबारा शादी करूँ, और इस भरी दुनिया में मैंने उसको अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया। मैंने अपने घर का माहौल बड़ा दोस्ताना कर रखा था। मैं चाहती थी कि मैं और सचिन दोस्तों की तरह साथ रहें, हम एक दूसरे के साथ हर बात शेयर करें, मगर मैं ऐसा करने में नाकाम रही। न जाने क्यों सचिन खोया खोया सा रहता था। शुरू शुरू में तो मैं यही समझती थी कि वो बच्चा है, पिता की कमी को महसूस करता है, जब बड़ा होगा तो खुद ही ठीक हो जाएगा। मगर यहाँ भी मेरी नाकामयाबी ही साबित हुई थी। सचिन सुधरने के बजाय और भी ज़्यादा अपने आप में खोने लगा था। लेकिन उसकी ये हालत देखते हुए तो मैं सोचने लगी थी कि मैं उसकी ऐसी लड़की से शादी करूंगी जो बहुत ही हंसमुख और खुश मिजाज होगी, तो हम दोनों सास बहू का वक्त अच्छा गुजर जाएगा। मगर मेरे इस अरमान पर भी सचिन ने पानी फेर दिया था। हमेशा की तरह मैंने इस बार भी सचिन की ख्वाहिश के आगे अपना सिर झुका लिया। अब मैं सचिन के लिए गूंगी लड़की ढूंढने में लग गई थी, मगर मुझे ये नहीं पता था कि गूंगी लड़की ढूंढना इतना मुश्किल हो जाएगा। मैंने आसपास काफ़ी लोगों से गूंगी लड़की के रिश्ते के लिए कह दिया था कि मुझे गूंगी लड़की का रिश्ता चाहिए, मगर मेरी परेशानी की बात तो ये थी कि कोई मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहा था। मैं जिस किसी को भी गूंगी लड़की को कहती, वो कहने लगता, अरे छोड़ो तुम गूंगी लड़की को, और देखो ये तस्वीर, ये लड़की एमए पास है। तो कोई कहता कि इस लड़की से अपने बेटे की शादी कर दो, ये 4 भाइयों की इकलौती बहन है, बहुत ज़्यादा अमीर है, बहुत दहेज लेकर आएगी। मैं अब परेशान रहने लगी थी। मेरे बस में कुछ भी नहीं था। मैंने बड़ी मुश्किल से घर का काम निपटाया था और फिर थोड़ी देर के लिए अपने पड़ोस की एक सहेली के घर जाकर बैठ गई। इतनी ही देर में उसके दरवाजे पर एक भीख मांगने वाली औरत आई। ये औरत काफ़ी सालों से हमारे मोहल्ले में भीख मांगने आया करती थी। वो मेरे घर में भी आती थी और थोड़ी देर के बाद वो उसके घर के अंदर आ गई और उससे खाना मांगने लगी। वह मुझे देखकर बोली, क्या हुआ दीदी, बड़ी परेशान लग रही हो। मुझे तो वैसे भी किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो मेरे दुख को सुन लेता और समझ भी लेता। मैंने उससे कहा, क्या बताऊं, बेटे की तरफ से बहुत परेशान रहती हूँ। मैं अपने बेटे की शादी करना चाहती हूँ। मेरे ऊपर अब बुढ़ापा आने लगा है तो मुझसे कोई काम नहीं होता और पूरे दिन अकेले घर में रह रह कर भी मैं बोर हो जाती हूँ। मगर मेरा बेटा तो जिद लगाए बैठा है कि वो शादी करेगा तो सिर्फ गूंगी लड़की से ही करेगा। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि उसके लिए अब गूंगी लड़की कहाँ से ढूंढूं। मैंने काफ़ी लोगों से अपने बेटे के लिए रिश्ते के लिए कह रखा है, वो भी मेरी बात को नहीं समझते। वो औरत कहने लगी, दीदी आपसे एक बात कहूँ। मैंने कहा, हाँ कहो। वो बोली, दीदी ये बात पता नहीं ठीक भी है या नहीं, बस आपकी परेशानी को देखते हुए कह रही हूँ। अगर मेरी बात आपको गलत लगे तो मुझे नादान समझकर माफ़ कर देना। मैं बोली, क्या हो गया, बताओ सीधी तरह से क्या कहना चाहती हो। वो बोली, दीदी मेरी एक बेटी है और गूंगी है और कम उम्र की भी है। अगर आप उसका रिश्ता लेना चाहें तो मैं खुशी खुशी आपको अपनी बेटी का हाथ दे दूंगी। मैं उस औरत की बात सुनकर गहरी सोच में डूब गई। वो मेरे चेहरे को देखकर मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, दीदी गुस्ताखी माफ़ कर देना। इतना कहकर ही वो मेरी बात सुने बगैर ही वहाँ से चली गई। लेकिन मैं सारा दिन उस भीख मांगने वाली औरत की बात को सोचती रही थी। मुझसे तो कोई फैसला नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि सारी बात सचिन के सामने रख दूंगी। वो जैसा कहेगा वैसा ही कर लूँगी। शाम के वक्त जब सचिन काम से वापस आया तो मैं बोली, सचिन तुमसे एक बात करनी थी। वो कहने लगा,
जी माँ, बताइए क्या कहना चाहती हैं आप। मैं बोली, तुम्हें गूंगी लड़की चाहिए, मगर इतना बताओ कि वो अमीर हो या गरीब, पढ़ी लिखी हो या अनपढ़। मेरी बात सुनकर सचिन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह कहने लगा, माँ मुझे गूंगी लड़की चाहिए, बस मेरी यही डिमांड है। और हाँ, अगर वो गरीब घराने से हो तो इससे बढ़कर मेरे लिए और कोई बात नहीं होगी। मैं बोली, सचिन, वो हमारे मोहल्ले में जो भीख मांगने वाली औरत आया करती है, मैंने आज उससे कहा था कि मैं अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ, तो उसने मुझसे कहा कि आप मेरी बेटी का रिश्ता ले लो। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, तो वो मायूस होकर वापस चली गई थी। दरअसल मैं ये सोचकर परेशान हो रही थी कि मैं अपने इकलौते बेटे की शादी एक भीख मांगने वाली की बेटी से कैसे कर दूं, मगर फिर सोचा कि एक बार तुमसे पूछ लेती हूँ। अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ नहीं हो तो मैं उसी की बेटी को अपनी बहू बना लूँगी। मेरी बात सुनकर सचिन झट से बोल पड़ा, माँ आपको उसी वक्त उसके साथ जाना चाहिए था और उस लड़की के हाथ पैसे रख कर आने थे। अब मुझे और कुछ दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। माँ, कल वो जैसे ही आए आप फ़ौरन ही उसके साथ लड़की देखने चली जाना। मैंने कहा, सचिन बेटा, तुम्हें ये फ़ैसला बहुत ही सोच समझ कर करना है। कभी बाद में मुझसे शिकायत करते रहो कि आपने मेरे लिए कैसी लड़की पसंद कर ली है। बेटा, वो एक भीख मांगने वाली औरत की बेटी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसे ज़्यादा साफ सफाई के बारे में भी पता नहीं होगा। सचिन कहने लगा, आप उसे अपनी बेटी बनाकर रखेंगी तो वो वक्त के साथ साथ सब कुछ सीख जाएगी। मैंने सिर हिला दिया था। सचिन उठकर मुंह धोने चला गया, जबकि मैं सचिन के बारे में सोचने लग गई थी कि ना जाने उसे क्या हुआ था कि वो एक भीख मांगने वाली की बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो गया। फिर पूरा दिन गुजर गया और दूसरा दिन निकल आया। मैंने महसूस किया था कि वक्त के साथ साथ सचिन की बेचैनी भी बढ़ती चली जा रही थी। उसने मुझसे इतना कह दिया था कि जैसे ही आज वो औरत भीख मांगने आए तो आप उसे घर पर रोक लेना और मुझे फ़ोन करके बुला लेना। वो गरीब लोग हैं, उन्हें शादी की कोई भी तैयारी ना करनी पड़े, इसलिए हम अपने साथ ही लड़की को मंदिर ले जाएंगे और शादी मंदिर में कर लेंगे। मैंने इस बात पर भी सिर हिला दिया था, लेकिन अब मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। पहले तो मेरा बेटा शादी के लिए राजी नहीं हो रहा था और अब उसने इतनी जल्दी मचा रखी थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी तो मैंने लड़की को भी नहीं देखा था और अब उसने इतनी जल्दी मचा दी थी कि मुझे खुद कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर मैंने सारा दिन उस औरत के आने का इंतज़ार किया, लेकिन आज वो औरत नहीं आई थी। मैंने पूरा दिन उसके इंतज़ार में गुजार दिया। जब रात को सचिन ऑफिस से वापस आया तो उसने मुझसे पूछा कि माँ, क्या आप लड़की को देख कर आई और शादी की बात पक्की करके आ गई। मैंने कहा, बेटा नहीं, आज तो वो औरत आई ही नहीं, क्या पता उसकी तबीयत खराब हो गई हो। ये सुनकर सचिन को बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, ठीक है, अब आप कल उसका इंतज़ार कीजिएगा और कल जब वो आ जाए तब उसके साथ चली जाना। ये कहकर सचिन सोने चला गया। अगले ही दिन मैं नाश्ता बनाकर सचिन का इंतज़ार कर रही थी। वो सुबह जल्दी ऑफिस के लिए उठ जाता था। फिर हम दोनों माँ बेटे साथ मिलकर नाश्ता किया करते थे। मैंने काफ़ी देर तक सचिन का इंतज़ार किया। जब वो नहीं आया तो सोचा कि क्या पता आज उसकी आंख ना खुली हो, इसलिए मैं सचिन के कमरे में चली गई थी। मैंने उसे एक दो बार आवाज़ दी तो वो उठकर बैठ गया। मैं बोली, बेटा जल्दी से उठो, तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही है। सचिन कहने लगा, माँ आज मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा। मैं उसकी बात सुनकर दंग रह गई थी, क्योंकि सचिन तो कभी भी बेवजह छुट्टी नहीं किया करता था। मैंने सचिन से कहा, क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी। वो बोला, जी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आज ऐसे ही ऑफिस जाने का दिल नहीं कर रहा था। मैंने सर हिला दिया और कमरे से वापस आ गई। थोड़ी देर के बाद ही मेरे पीछे सचिन भी आ गया। वो कहने लगा, माँ वो औरत कितने बजे तक आती है हमारे मोहल्ले में भीख मांगने? कहीं ऐसा ना हो कि वो आकर भी चली जाए और हमें कुछ पता ही ना चले। कल भी वो नहीं आई थी। मैं अब सारी बात समझ गई थी। यही वजह थी जिसके लिए सचिन ने ऑफिस की छुट्टी की थी। मैंने सचिन से कहा, जब उसे आना होगा तो वो आ जाएगी, तुम्हें बेवजह इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। सच कहूँ तो आज मुझे सचिन पर गुस्सा आने लगा था। उसने नाश्ता किया
और चुपचाप घर से निकल गया। मैं तो घसीट घसीट कर काम करने लगी थी। यूं ही दोपहर से शाम होने को आ गई थी, मगर सचिन अभी तक घर वापस नहीं आया था। मुझे उसकी बहुत ही फिक्र हो रही थी। मैं बैठे बैठे अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रही थी। अचानक घर का दरवाज़ा खुला और सचिन की चहकती हुई आवाज़ मेरे कानों से टकराई थी। सचिन ने कहा, माँ आप कहाँ हैं? देखिए मैं अपने साथ किसको लेकर आया हूँ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सामने सचिन के साथ उस गूंगी लड़की की माँ खड़ी थी। मैं बोली, सचिन तुम सुबह से कहाँ गायब थे? वो कहने लगा, माँ मैं तो सुबह से इनके इंतज़ार में गली में खड़ा था, लेकिन अभी ये आ गई हैं तो मैं इसलिए इनको जल्दी से घर ले आया। माँ आप तो अपने सारे काम से फ्री हो गई होंगी ना? अगर आप बिजी हैं तब भी अपने सारे काम छोड़ दीजिए। अब हम इनके साथ इनके घर चलते हैं। आज का दिन बहुत ही शुभ है। शादी आज के आज ही हो जाएगी। मैंने पंडित जी से भी बात कर ली थी। उन्होंने कहा आज का दिन बहुत शुभ है। मैं अपने बेटे की शक्ल देखती रह गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सचिन आगे बढ़ा और उसने मेरा हाथ पकड़ा। मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए वो मुझे उठाने लगा। मैंने उससे इशारा किया कि वो पहले मेरे साथ मेरे कमरे में चले। वो कमरे में आया तो मैं बोली, सचिन पहले हम लड़की को देख लेते हैं, पता नहीं वो तुम्हारे लायक भी है या नहीं। अगर ये रिश्ता मेरी समझ में आ गया तो हम दोनों जाकर पंडित जी से मुहूर्त निकलवा कर शादी तय कर देंगे। सचिन ने ज़ोर ज़ोर से नहीं में सिर हिला दिया। वो कहने लगा, सवाल ही पैदा नहीं होता माँ, बस मैंने तय कर लिया है कि मैं शादी करूँगा तो इन्हीं की बेटी से करूँगा, और वो भी आज ही करूँगा। आप उठिए और मेरे साथ चलिए, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मैं उसे देखती रह गई। मैं बोली, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? सचिन ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला कि माँ ये मेरा आखिरी और सही फैसला है, और इसका जो भी नतीजा निकलेगा मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको किसी भी चीज़ के लिए इल्ज़ाम नहीं ठहराऊँगा। मैं अब अपने बेटे के आगे बेबस हो चुकी थी, इसलिए कमरे से बाहर निकल कर आ गई। बाहर देखा तो वो औरत भी बैठी हुई थी जो मेरे घर का जायज़ा ले रही थी। खैर हम उस औरत के साथ एक गाड़ी में बैठकर चले गए। रास्ता तो बहुत लंबा था, जहाँ पर गंदगी के ढेर पड़े हुए थे। मैं खुद को कोसने लगी थी कि मैंने सचिन को इस रिश्ते के लिए क्यों बता दिया। कितना लंबा सफ़र है ये। सफ़र तय करने के बाद हम ऐसी जगह पर पहुंच चुके थे जहां बहुत सारी झुग्गियां लगी हुई थी। वहीं रास्ते में हमें एक झुग्गी मिली। वो झुग्गी बच्चों से भरी पड़ी थी। फिर उस औरत ने अपनी बेटी को आवाज़ दी थी। वो कहने लगी, मंजू कहाँ हो, इधर आओ। थोड़ी देर बाद वो कम उम्र की लड़की हमारे सामने आ गई थी। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि उसको देखकर लगा जैसे कि कोई परी है। वो औरत कहने लगी, दीदी ये मेरी बेटी मंजू है, ये गूंगी है। मैंने मंजू को देखा तो मन किया कि उसको फ़ौरन ही अपनी बहू बनाकर साथ ले जाऊं। मैं उस औरत से बोली, मुझे तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आई। फिर मैंने सचिन से आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए कहा कि लड़की ठीक है। सचिन ने भी हाँ कर दी। फिर यूँ हुआ कि हम सब लोग पास ही के मंदिर में गए और वहाँ जाकर उन दोनों ने शादी की। खुशी की वजह से सचिन ने वहाँ सभी गरीबों को मिठाइयाँ बांटी और बड़ी ही सादगी से मैं अपने बेटे की दुल्हन को घर लेकर आ गई। मंजू एक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लड़की थी, मगर उसके कपड़े पहनने का अंदाज बहुत ही गंदा था, या यूँ कहूँ कि वो हमारे घर आने के लायक ही नहीं थी। मैंने उसके लिए सचिन से कुछ रेडीमेड कपड़े मंगवाए और एक लाल रंग का लहंगा भी मंगवाया था, और फिर उससे कहा कि तुम अच्छी तरह से नहा लो और अपने बालों को 2-3 बार शैम्पू के साथ धो लो, ताकि उसमें से सारी गंदगी निकल जाए और तुम्हारे बालों में थोड़ी चमक भी आ जाएगी। उसने सिर हिला दिया और नहाने चली गई। वो आधे घंटे बाद जब बाथरूम से निकली तो वो बिल्कुल ही पहचान में नहीं आ रही थी। वो इस कदर खूबसूरत लग रही थी कि मैं तो उसको देखती ही रह गई। मैं मुस्कुरा कर उससे बोली, बेटा हमारे घर में साफ़ सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है। तुम्हारे पति को भी साफ़ सफाई बहुत पसंद है, इसलिए तुम हमेशा साफ़ सुथरी रहना। उसने फिर से हाँ में सिर हिला दिया। मैं सोचने लगी थी कि काश ये बातें करती होती तो मुझे कितना अच्छा महसूस होता। खैर
मैं मंजू को सचिन के कमरे में छोड़कर आ गई थी और मेरे दिमाग से मानो बोझ ही उतर गया था। मेरा बेटा शादी कर चुका था और वो भी उस लड़की से जिसकी उसे तमन्ना थी। ये बात मुझे अंदर ही अंदर से बहुत हल्का महसूस करवा रही थी। अगर अब मुझे मौत भी आ जाती तब भी मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि अब मैंने अपना फ़र्ज अदा कर दिया। मैं अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई तो मेरी आंखों के सामने आज का सारा मंजर घूम रहा था। मैं सोच रही थी, न जाने सचिन ने ऐसा क्यों कहा था। एक तरफ तो वो शादी पर राजी नहीं था और अब उसने हथेली पर सरसों जमा ली थी कि मुझे ऐसी ही लड़की से शादी करनी है। इस लड़के की बात तो मुझे समझ नहीं आती थी कि क्या करना चाहता है और क्या कर रहा है। खैर, मैंने सर झटक दिया और सोने के लिए लेट गई। सुबह मैंने अपनी बहू और बेटे के लिए नाश्ता बनाया और उनके कमरे में देकर आ गई थी। सचिन बहुत खुश लग रहा था, जबकि मेरी बहू बड़ी शर्माई शर्माई सी थी। मैंने मंजू के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझे अपनी माँ ही समझो, मुझसे शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने सिर हिला दिया तो मैं कमरे से बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद सचिन नाश्ते के बर्तन बाहर लेकर आया। मैं बोली, सचिन बेटा, तुम्हें अपनी पत्नी कैसी लगी? वो मुस्कुरा कर बोला, माँ, मुझे जैसी लड़की चाहिए थी मंजू बिल्कुल वैसी ही है, बस अभी थोड़ी सी नासमझ है। उसकी परवरिश अब आपको करनी है, वो अब आपकी जिम्मेदारी है। मैं बोली, हाँ, क्यों नहीं, मैं उसे हर चीज़ सिखा दूंगी। सचिन की बातें सुनकर मुझे तसल्ली हो गई थी। मेरा बेटा खुश था तो समझो मुझे दुनिया की हर खुशी मिल गई थी। सचिन जैसे ही घर से बाहर निकल गया तो मंजू मेरे पास आ गई। उसने मेरे हाथ से बर्तन ले लिए और इशारे से कहने लगी कि आप ये बर्तन छोड़ दीजिए, उनको मैं धो दूंगी। मैं बोली, नहीं बेटा, अभी तो मैं तुम्हें अपने घर में पूरा पूरा आराम करवाऊंगी और फिर तुमसे मीठा बनवाऊंगी। उसके बाद तुम काम करती रहना। मुझे ये बताओ, तुम्हें मीठे में कुछ बनाना आता है? वैसे भी तुम्हारे पति को तो खीर बहुत पसंद है। उसने उदासी से ना में सिर हिला दिया तो मैं बोली कि कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। दिन तो ऐसे ही गुजर गया, लेकिन जब रात हुई तो मेरा बेटा बोला, माँ, आज मैं और मंजू छत पर सोएंगे। कल भी सारी रात मुझे कमरे में बहुत गर्मी लगती रही। मैं सचिन की बात सुनकर हैरान हो गई थी, क्योंकि मौसम तो ठीक था, इतनी गर्मी नहीं थी। अब तो मैं भी कमरे में सोने लगी थी। रात को उठकर अपने कमरे का पंखा भी बंद कर देती थी, क्योंकि मुझे बड़ी ठंड लगने लगी थी। खैर, मैंने सचिन से यह बात नहीं की। मुझे लगा कि शायद पति पत्नी को प्राइवेसी चाहिए होगी, तभी तो वो छत पर जाने का बहाना ले रहा है। वो दोनों पति पत्नी छत पर चले गए तो मैं अपने कमरे में आ गई। सुबह जब मंजू नीचे आई तो वो बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही थी। कल तो वो इस टाइम बहुत फुर्तीली लग रही थी। मैंने मंजू का हाथ पकड़ लिया और बोली कि बेटा, क्या बात है, तुम मुझे कुछ बुझी बुझी सी लग रही हो, क्या ऊपर रात सर्दी लग रही थी? मंजू मुझे इशारे से कुछ बताने लगी। तभी सचिन ने उसे झटक दिया और बोला, सुबह सुबह तुम क्या बातें करने खड़ी हो गई हो? चलो अपने कमरे में जाओ और जाकर हाथ मुंह धो लो, तभी बाहर आना। उसने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और कमरे में चली गई। मुझे सचिन का ये अंदाज अच्छा नहीं लगा था, मगर मैंने सर झुका लिया और नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता लेकर जब मैं सचिन के कमरे के पास पहुंची तो मुझे सचिन की आवाज़ आ रही थी। वो गुस्से से बोल रहा था। कहने लगा, मंजू, एक बात तुम याद रखना, हम दोनों पति पत्नी के बीच जो कुछ भी है वो हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। मैं तुम्हें इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता कि तुम हमारी पर्सनल बातें मेरी माँ से या फिर अपनी माँ से शेयर करती फिरो। तुम ये मत समझना कि मैं घर से बाहर चला जाऊँगा तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा कि तुमने मेरी माँ को क्या बताया है। अगर मुझे कुछ भी ऐसा वैसा मालूम हुआ तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। मैं तो सचिन की बातें सुनकर दंग ही रह गई थी। मैं थोड़ी देर के बाद गला खंगालती हुई कमरे के अंदर दाखिल हो चुकी थी। मेरे सामने सचिन बिल्कुल नॉर्मल था, बल्कि मंजू के साथ भी हंस हंस कर बातें कर रहा था। उनको नाश्ता देकर मैं बाहर आ गई और सोचने लगी कि ना जाने सचिन की परवरिश में मुझसे कहाँ कमी रह गई। कुछ ही दिन गुजरे थे कि मंजू ने मुझसे जिद की कि वो अब घर के कामकाज करना चाहती है, इसलिए वो फिर खीर बनाना सीखना चाहती थी।
मैंने इस बार ज़्यादा इनकार नहीं किया और उसे किचन में अपने साथ ले गई। हम दोनों मिलकर काम कर रहे थे। तब मैंने अपनी बहू के चेहरे को बड़े गौर से देखा था। उसका चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा था। आंखों के नीचे भी हल्के हल्के काले घेरे पड़ चुके थे, जो शायद रात के जागने की वजह से हो जाते हैं। उसका चेहरा सफ़ेद हो गया था। मेरे घर में हर चीज़ थी, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, मगर मंजू मेरे घर आकर बहुत कमज़ोर हो गई थी। इससे तो अच्छी सेहत उसकी झुग्गी झोपड़ियों में ही थी, जहाँ उसकी माँ मांग मांग कर लाती थी, मगर अपने बच्चों का पेट भर देती थी। आज सचिन भी ऑफिस गया हुआ था, इसलिए मैंने सोचा तफसीली तौर पर मंजू से पूछती हूँ कि उसे इस घर में किस चीज़ की कमी है, वो क्यों परेशान रहती है। मैं बोली, बेटा खाना पेट भर कर नहीं खाती क्या तुम? ऐसा लगता है शायद मेरे हाथ का खाना तुम्हें पसंद नहीं आता। उसने जल्दी से ना में सिर हिलाया और मुझे इशारों से बताने लगी कि मैं तो पेट भर कर खाना खाती हूँ, आप मज़े मज़े की डिशेस बनाती हैं। मैं बोली, फिर तुम इस कदर कमज़ोर क्यों हो रही हो? तुम्हारी माँ जब मुझसे पूछेगी कि मेरी बेटी इतनी कमज़ोर क्यों हो गई, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी? मंजू की आंखों में एकदम से आंसू आ गए थे। उसने मुझे इशारे से बताया कि मुझे सचिन से बहुत डर लगता है। उसकी बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं बोली, क्यों? सचिन से डर क्यों लगता है तुम्हें? उसने तुमसे कुछ कहा है क्या? मंजू एकदम से फूट फूट कर रोने लगी और मेरे सीने से लग गई थी। उस बच्ची की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मैं बोली, क्या बात है मंजू, मुझे खुलकर बताओ, मैं सचिन के कान खींच लूँगी। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और मुझे समझाने लगी कि आप इन बातों का जिक्र सचिन से मत कीजिएगा, नहीं तो वो मेरे साथ बुरा सलूक करेंगे। मैंने उसे यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। उसके बाद मैंने भी मंजू से जांच पड़ताल नहीं की और ना ही मंजू ने मुझे कुछ बताया। शाम को जब सचिन घर आया तो मैं उन दोनों पति पत्नी पर नज़र रख रही थी। मुझे साफ नज़र आ रहा था वो दोनों रोज़ ही रात को मुझसे छत पर जाने के बहाने करने लगते कि नीचे बहुत गर्मी है, हमें छत पर सोना है। मगर जब सुबह होते ही मंजू नीचे आती तो बहुत अजीब हालत में होती थी। वो तो मुझे इशारे से कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मेरा बेटा उसे डांट दिया करता था। मुझे अब शक होने लगा था, क्योंकि मेरी बहू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मुझे पता था कि उन दोनों के बीच कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैंने भी सोच लिया था कि आज मैं इस राज से पर्दा हटाकर ही रहूंगी। फिर जब रात हुई तो सचिन और मंजू छत पर सोने के लिए चले गए, जबकि मैं बहुत ही गहरी सोच में बैठी थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। आखिरकार मैं इस फैसले पर पहुंच गई कि मुझे छत पर जाकर अपनी आंखों से देखना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। यूं मैं घुटनों की मरीज बड़ी मुश्किल से सीढ़ियां चढ़ने लगी थी। एक कदम उठाकर जब मैं छत पर पहुंची तो सामने का नज़ारा देखकर दहल कर रह गई थी। मैंने देखा कि एक बड़ा सा गोल घेरा था, जिसके इर्द गिर्द आग जल रही थी। उस गोल घेरे के अंदर मंजू बैठी हुई थी। मंजू बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, जबकि सचिन घेरे के बाहर खड़ा हुआ कुछ पढ़ रहा था। वो अजीब सी भाषा थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मैं और आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि मंजू को सांस लेने में भी बहुत परेशानी हो रही है। ऐसा लगता था जैसे वो अपनी आखिरी सांसें ले रही हो, और मैं मंजू को इस हालत से निकालने की कोशिश करने लगी। इतनी देर में सचिन की मुझ पर नज़र पड़ी। वो एकदम से चीख पड़ा था। सचिन कहने लगा, माँ आप पीछे हट जाओ, मंजू के करीब मत जाना, इसके करीब भी आने की कोशिश मत करना, नहीं तो मेरी इतनी रातों की मेहनत खराब हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आया कि वो किस मेहनत की बात कर रहा है। मैंने सचिन से कहा, सचिन मंजू मर जाएगी। सचिन कहने लगा, माँ अगर मंजू बच गई तो मैं मर जाऊंगा। यह बात सुनकर तो मेरा दिल कांप उठा था। सचिन ने कहा, मैंने अपनी सारी जवानी काले जादू की किताबें पढ़ने में गुजार दी। माँ अब आप देखना कि मैं और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा करूँ कि सब इंसानों पर मेरा ही राज हो। माँ देखिए, मैं कामयाबी की दहलीज पर पहुँच गया हूँ। आप मेरा काम खराब मत कीजिए। मैंने इसलिए तो गूंगी लड़की से शादी की थी ताकि वो आपको कुछ ना बता पाए कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन ना जाने आपको कैसे पता चल गया और आप यहाँ पर पहुँच गई।
मैं हक्का बक्का खड़ी हुई सचिन की बातें सुन रही थी। मेरे सामने मंजू आखिरी सांसें ले रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैंने हल्की आवाज़ में सचिन से कहा, बेटा मंजू मर जाएगी। तो वो कहने लगा, माँ आपको अपने बेटे की फ़िक्र है या इस गूंगी लड़की की? अगर मंजू मर गई तो आपका बेटा और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इसको बचाने की कोशिश की तो मैं मर जाऊंगा। वो ताकतें जो मैंने इतने सालों से जमा कर रखी हैं वह मुझे अंदर ही अंदर ख़त्म कर देंगी। मैं अब सब कुछ समझ गई थी। मुझे मंजू और सचिन में से किसी एक को चुनना था। ये वक्त मेरे लिए बहुत कड़ा वक्त था। मैं अगर मंजू को नहीं बचाऊंगी तो वो मर जाएगी। वो बेगुनाह थी, मासूम थी। उसका इस सब में कोई कसूर नहीं था। अब मुझे हक का फैसला करना था। इस वक्त मुझ में इतना हौसला कैसे आ गया कि मैंने अपनी कोख उजाड़ने का फैसला कर लिया था। मैंने सचिन की बात नहीं सुनी और भागती हुई उस गोल घेरे के पास चली गई और फौरन ही मंजू को इस घेरे से बाहर निकाल लिया था। मंजू ज़मीन पर लेटकर बहुत तड़प रही थी, जबकि सचिन ने अपने हाथों से अपने गले को बहुत मजबूती से पकड़ रखा था। कोई था जो उसका गला दबा रहा था। मैंने मंजू को संभाला। इससे पहले मैं सचिन के लिए कुछ कर पाती। सचिन मर गया और ज़मीन पर गिर पड़ा था। उस एक लम्हे में मुझ पर क्या क़यामत बीत गई थी। मेरा जवान बेटा, जिसकी मौत मेरी आंखों के सामने हुई थी, वो मेरे बुढ़ापे का सहारा था जो अब मर चुका था। मंजू बच गई थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने सारे सबूत मौके से ही मिटा दिए थे। मैं अपने बेटे को बेइज्जत करके इस दुनिया से विदा नहीं करना चाहती थी। मैंने सबको यही बताया था कि मेरा बेटा हार्ट अटैक की वजह से मरा है। लोग उसकी जवान मौत पर बहुत ही गमज़दा थे। मैंने अपने बेटे की आत्मा को शांति देने के लिए घर में एक हवन भी रखवाया था। मंजू दिन रात रोती रहती थी और सचिन की आत्मा को शांति देने के लिए दुआएं करती थी। मैंने मंजू को इजाज़त दे दी थी कि वो जैसे चाहे अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है। मैंने मंजू से कहा था, अगर उसे कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो वो शादी कर सकती है, मगर फ़िलहाल वो मेरे साथ ही रहना चाहती थी। मैं हर लम्हा यही सोचकर उदास होती थी कि ना जाने मेरे बेटे को ऊपर जाकर माफ़ी मिलेगी या नहीं। मैंने आज आप सबके साथ अपना गम बांट लिया है। आप मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिएगा। मेरे बेटे ने गलती तो बहुत बड़ी की थी, लेकिन उसकी सज़ा शायद उसको मौत के रूप में मिली। अब मंजू और मैं एक ही घर में साथ रहते हैं। मंजू मेरा बहुत ख्याल रखती है, लेकिन मुझे अपने बेटे की याद आज भी सताती है। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।